अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मोहम्मद इकबाल फ्रॉम सेफ्टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो निबोश आईजीसी की आईजीसी 1 की ट्रेनिंग है, जो कि हम फ्री ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग कम्पिटेंसी इन सेफ्टी प्रोफेशनल्स। जो लोग भी सेफ्टी बिगनर्स हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी कम्पिटेंसी बिल्डअप नहीं है, या कोई नीडी पर्सन है जो निबोश की डायरेक्ट ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन नहीं ले सकता, उसके लिए एक गोल्डन मौका है कि वो फ्री ट्रेनिंग के जरिए अपनी कम्पिटेंसी को बिल्डअप करें। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है जी, वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, उसको डिस्कस कर देंगे। उसके अंदर डिफरेंट रीजंस पढ़ेंगे, और सबसे पहला जो रीजन है वो है मोरल एंड मनी। मोरल्स क्या वजूहात हैं? ये इखलाकी फर्ज है किसी भी एम्प्लॉयर का कि वो अपने वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखे। क्यों ख्याल रखे? बिकॉज दे आर ह्यूमन। ठीक है, इसको मजीद। और सेकंड जो हम पढ़ेंगे इस एलिमेंट के अंदर वो है मनी। फाइनेंशियल रीजंस क्या हैं, माली क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से सेफ्टी को मैनेज करना ज़रूरी है। कुछ सबसे पहले की टर्म्स कह रहा है आपसे कि वो आप याद कर लें। हेल्थ क्या होता है जी? अब्सेंस ऑफ डिजीज, किसी भी शख्स में बीमारी का ना होना। ठीक है, उसको इल हेल्थ का ना होना, उसको सेहत कहते हैं। और हेल्दी पर्सन कौन होता है? जो फिजिकली, मेंटली और सोशली, जो जिस्मानी तौर पर, जो मेंटली तौर पर, और जो माशरती तौर पे सेहतमंद हो, उसको हेल्दी पर्सन कहा जाता है। फिर है जी सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? अब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी। अगर किसी वर्क प्लेस की कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर किसी भी इंसान को कोई भी जिस्मानी नुकसान नहीं हो रहा, कोई भी माली नुकसान नहीं हो रहा, तो वो कंडीशन सेफ्टी की कंडीशन कहलाती है। फिर है जी वेलफेयर। एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज, फर्स्ट एड का प्रोवाइड करना, पानी का प्रोवाइड करना, वर्कर्स को रेजिडेंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा वर्कर्स को वहाँ पे टॉयलेट्स प्रोवाइड करना, खाने पीने का रूम, डिनर रूम प्रोवाइड करना, उनको रैक्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये तमाम चीज़ें वेलफेयर में आती हैं। उसके बाद है जी कि मोरल रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि अखलाकी वजूहात क्या हैं। जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है या ग्लोबल जो हकायक हैं, उनके मुताबिक आईएलओ ये कहता है कि हर साल तकरीबन 3.5 लाख बंदा हादसात की नज़र हो जाता है, फैटल एक्सीडेंट्स होती हैं, मौत होती हैं। कुछ और भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बेसिक जो है वो बात है वो ये है कि देखें ना, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि 2.7 मिलियन फैटलिटीज होती हैं। ये जो जितने भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इन फिगर्स का बताने का मकसद ये है कि आपको सीरियसनेस ऑफ इशू का पता चले कि हर साल कितना ज़्यादा पेन होती है, कितनी ज़्यादा सफरिंग होती है टू वर्कर्स, वो वर्कर्स जो हादसात का शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी, ग्रुप एक्सरसाइजेज मैं नहीं करवाऊंगा। और फाइनेंशियल रीजन से पहले एक चीज मैं और इसमें ऐड करूंगा कि जब भी किसी वर्कर को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई हादसा होता है, तो उसकी जो पेन है, जो तकलीफ है, वो उसके फ्रेंड्स को भी होती है, वो उसके फैमिली मेंबर्स को भी होती है, वो उससे जुड़े हर उस शख्स को तकलीफ पहुंचती है जो जो उसके ताल्लुक में होते हैं। तो ये जो पेन है, सफरिंग है, ये अनअसेप्टेबल है। क्यों? कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो वर्क प्लेस पे अपनी लाइवलीहुड के लिए आया है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया है, ना कि अपनी सेहत का नुकसान करने आया है। तो एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो अपनी जो मोरल ड्यूटी है, इखलाकी ड्यूटी है, उसको पूरा करे और वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। ठीक है जी। फाइनेंशियल रीजंस क्या हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों किया जाए?
उसकी माली वजह यह है कि जब भी कोई हादसा होता है तो उस हादसे की वजह से वर्कर को भी नुकसान पहुंचता है, फैक्ट्री को माली नुकसान, कोई प्रोडक्ट लॉस हो जाता है, कोई इंजरी, जब भी एक्सीडेंट इंजरी या एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद फैक्ट्री को कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, प्रोडक्शन रुक जाती है, उससे फाइनेंशियल लॉस होता है। हॉस्पिटल कॉस्ट है, जब न्यूज़ चलेगी, अखबारात में आएगा, जब जियो न्यूज़ पे, एयरवाई न्यूज़ पे जब न्यूज़ चलेगी तो तमाम जो कस्टमर्स हैं, तमाम जो उसके वेंडर्स हैं, वो क्लाइंट जो हैं वो सारे खराब हो जाएंगे, उनके दिमाग में जो कंपनी का इमेज है वो कम हो जाएगा, और बाज़ औक़ात परचेज आर्डर्स भी कैंसिल हो जाते हैं। तो दिस इज द रीज़न कि वाई द एम्प्लॉयर शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। डायरेक्ट कॉस्ट भी है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मेजरेबल कॉस्ट है, उस मौके पे ही, यानी ज़ाहिरन भी नज़र आ रही होती है। वहीं पे मशीन खराब हो गई, वहीं पे बंदे का बाजू टूट गया, वहां पे आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, आप सिक सिक लीव दे रहे हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है जो कि डायरेक्टली इवेंट से नहीं होती, बल्कि उसके जो बाद में अफेक्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट उसको कहा जाता है, कि जिसमें डायरेक्टली आपको सामने नजर नहीं आ रहा होता। देखें, एक फैक्ट्री को अगर हादसा होता है तो जो प्रोडक्शन लॉस होता है वो सारा नजर नहीं आ रहा होता, कि 4 दिन 5 दिन मशीन खराब रहेगी, तो प्रोडक्शन टाइम जो लॉस है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसकी एग्जांपल आपको दे रहे हैं, उस एग्जांपल से पहले एग्जांपल तो नहीं दे रहा, इसमें ये बता रहा है कि जो कुछ लॉसेस होती हैं वो इंश्योर्ड होते हैं। ऐसे लॉसेस जिनकी इंश्योरेंस हो जाती है उसको इंश्योर्ड कॉस्ट कहा जाता है, और ऐसे लॉसेस जिसकी इंश्योरेंस नहीं होती उसको अनइंश्योर्ड कॉस्ट कहा जाता है। अब कोई भी इवेंट है, कोई भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी मामला है, कोई भी हादसा हुआ है, लाइक फायर, आग लगी है, या कोई वर्कर की इंजरी हुई है, या कोई मेडिकल कॉस्ट है, ठीक है, वो उसकी इंश्योरेंस हो सकती है। लेकिन अनइंश्योर्ड कॉस्ट क्या है? आपका रॉ मटेरियल का लॉस हो जाना, वर्कर को सिक पे देनी है, वर्कर बीमार हो गया है, घर चला गया है, उसको पे देनी है, ये अनइंश्योर्ड कॉस्ट है। आपका प्रोडक्शन लॉस हुआ, और जो टाइम आपको लगा उस प्रोडक्शन को दोबारा बनाने में, ओवर टाइम लगा, वो उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। कोई इक्विपमेंट की रिपेयर करवानी है, उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। मटेरियल लॉस हुआ है, उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो दैट इज द रीजन ऑफ मैनेजिंग सेफली। तो दो बड़ी वजूहात मैंने आपको बताई हैं। एक, मोरल रीजन, इखलाकी फर्ज है एम्प्लॉयर का कि वो वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखे, क्योंकि वो ह्यूमन है, वो इंसान के बच्चे हैं, कोई जानवर नहीं, कि जिन पे काम तो करवाया जाए लेकिन उनकी सेफ्टी का ख्याल ना रखा जाए। तो दूसरी बड़ी रीजन क्या है जी मैनेजिंग सेफली की? वो है फाइनेंशियल, माली वजह, कि अगर आप सेफली मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या होगा? लॉस होगा। 1 मिनट के लिए मैं पास करूंगा, अजान हो रही है। हाँ जी, वेलकम बैक। और तीसरी बड़ी वजह मैनेजिंग सेफली की वो है जी रेगुलेशन। जो कवानीन हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो कंपनी को कहती हैं कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज करना है। और उसमें जो मोस्ट कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अपना अपना लॉ है, अपना अपने कवानीन है, और अगर मिनिमम स्टैंडर्ड है, ठीक है, कोई भी लीगल गाइडलाइन है, कोई स्टैंडर्ड है, तो अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉयर की क्या होगी जी? प्रोसिक्यूशन होगी, उसकी पकड़ होगी। पकड़ क्या हो सकती है जी? उसको जेल हो सकती है, उसके किसी एम्प्लॉय को उसको फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। सो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज द मेजर रोल।
उसका मेजर रोल है और वो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है उसके मेंबर हैं, अराउंड 155। ठीक है। और ये जो आईएलओ है बेसिकली आईएलओ स्टैंडर्ड्स बनाती है और कन्वेंशंस करवाती है, और 1981 में इन्होंने एक कन्वेंशन करवाया, और उस कन्वेंशन के नतीजे में कुछ प्रोविजंस बनाई गई, कुछ लीगल गाइडलाइंस बनाई गई, और फिर रिकमेंडेशंस भी दी गई, ताकि जो जो कंट्री इसका मेंबर है उसको पता चल जाए। 155 सी 155 बेसिकली 155 कंट्रीज ने 1981 में कॉन्फ्रेंस में शामिल की, शमूलियत की, और उस कन्वेंशन के बाद कुछ रिकमेंडेशंस भी आई, और उस रिकमेंडेशन में लिखा गया कि जो एम्प्लॉयर है, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले वो इंश्योर करेगा कि जो वर्क प्लेस उसके पास है, जो मशीनरी उसके पास है, जो काम हो रहा है, वो सेफ है, उससे वर्कर को नुकसान नहीं पहुंच रहा। दूसरी उसकी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो भी केमिकल मौजूद है, जो भी सब्सटेंस मौजूद है, चाहे केमिकल है, बायोलॉजिकल है, या फिजिकल कोई एजेंट है, उससे वर्कर को कोई भी, उसकी सेहत को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की। और तीसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ये है, एम्प्लॉयर वो है जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसकी तीसरी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने वर्कर्स को हिफाजती कपड़े दे, हिफाजती आलात दे। दैट कैन बी क्लॉथेस, दैट कुड बी ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, ईयर मफ, ईयर प्लग्स। ये जो सेफ्टी शूज और सेफ्टी ग्लव्स होते हैं ये प्रोवाइड करें। उसके बाद एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बंदा भी वहाँ पे है वो सेफ हो, सेफ वर्क प्लेस हो, सेफ प्लांट हो, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हो। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कब बनता है? जब आपके पास परमिट टू वर्क का प्रोसीजर हो, ट्रेनिंग हो बकायदा एम्प्लॉयज़ की। जितने भी एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं उन सब की सेफ्टी के हवाले से, हैजर्ड्स के हवाले से ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे सुपरवाइजर होना चाहिए। और जो जो बंदा सेफ्टी की टीम में है, ही और शी शुड बी कॉम्पिटेंट, उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अच्छा जी, आर्टिकल 10 रिकमेंडेशन 164, उसके अंदर मजीद वही चीज़ें दोबारा बता रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो वर्क प्लेस को सेफ मेंटेन रखे, तमाम वर्कर्स को ट्रेनिंग दे, इंस्ट्रक्शंस दे, सुपरविजन प्रोवाइड करे, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स हैं वो वर्क प्लेस पर होनी चाहिए। तमाम वर्कर्स को पीपीज मिलने चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि जो घंटे हैं जॉब के, वर्किंग आवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्कर्स की सेहत को ख़राब ना करें। एम्प्लॉयर को चाहिए कि जितनी भी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा फिजिकल तबई जिससे जिस इंसान के जिस्मानी नुकसान पहुंचता है, या कोई मेंटल फटीक है, मेंटल थकावट है का जरिया है, शोर हो रहा है, हीट है, जो मेंटल फटीक है उसको ख़त्म करे, और अपने आप को अप टू डेट रखे अबाउट द साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है जी। वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कोई भी वर्कर है वर्क प्लेस के अंदर, आईएलओ कहता है उसका काम है कि वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे, दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखे, कंप्लाई विद द सेफ्टी गाइडलाइंस, जितनी भी सेफ्टी की हिदायत जो प्रोसीजर्स दिए जाते हैं उन पे अमल पैरा हो, और तमाम सेफ्टी के इक्विपमेंट्स को पहने। और कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें उसको कोई हादसा नज़र आता है, ही शुड रिपोर्ट इमीडिएटली, उसको फौरन रिपोर्ट करना चाहिए, फौरन अपने सीनियर को बताना चाहिए। और कोई भी उससे हादसा होता है, कोई भी उसको बीमारी लगती है, एलर्जी लगती है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो फौरन अपने सीनियर सेफ्टी स्टाफ को बताए। ठीक है जी। वर्कर की आर्टिकल 19C15 के मुताबिक हर वर्कर का काम है, हर वर्कर का राइट है कि उसको एडुकेट इंफॉर्मेशन दी जाए, मुनासिब मालूमात दी जाए जहां वो काम कर रहा है। इसके अलावा उसको नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाए
जिधर है जहाँ पे भी काम कर रहा है उसकी जो ट्रेनिंग की नीड है उसको पूरा किया जाए, उससे मुशावरत की जाए, सेफ्टी के हर मामले पे उससे मशवरा लिया जाए और उसको राइट दिया जाए कि वो वर्क प्लेस को फौरन छोड़ के चला जाए जब भी उसको महसूस हो कि वर्क प्लेस पे कोई भी इमिनेंट फौरन या कोई खतरनाक खतरा या डेंजर या एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने का खतरा है। तो फिर अगर उसकी जान को खतरा है तो उसको अलाउ किया जाए कि वो वर्क प्लेस को लीव कर जाए, उसको कंपेल ना किया जाए, मजबूर ना किया जाए कि वो वापस आए। दीज आर द 4 राइट्स ऑफ एम्प्लॉय, वर्कर के राइट्स हैं। ठीक है जी। एम्प्लॉयर अगर कोई भी आईएलओ की गाइडलाइंस पे पूरा नहीं उतरता, उसको फॉलो नहीं करेगा, तो फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आएंगी और कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। कुछ कंट्रीज ने एचएससी इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई हुई है, कुछ ममालिक में फायर फायर जो है, फायर अथॉरिटी, सिविल डिफेंस वाले, वो अथॉरिटी होती है उनके पास। कुछ ममालिक में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हरकत में आती है और उनकी वजह से सेफली मैनेज होता है। पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। अगर कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी सेफ्टी की रेगुलेशंस पे अमल पैरा नहीं होगा तो ये एक क्रिमिनल अफेंस होगा, एक क्रिमिनल लॉ की वायलेशन होगी और उसके खिलाफ फिर एक्शन होगा। या तो इम्प्रूवमेंट का टाइम दिया जाएगा या फिर फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा या सजा मिलेगी, जुर्माना होगा या फिर जेल होगी। ठीक है जी। कुछ लीगल गाइडलाइंस और भी हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि 9001 क्या है, 14001 क्या है, ये स्कोप से आउट है ये चीज़। ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। यू हैव 5 minutes। Thank you so much for watching our free training session of NEBOSH IG1, which was about moral, financial, and legal reasons for managing safely.